आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल सिग्नलिंग। और चाहे किसी भी पेपर को उठा करके देख लो, CSIR नेट की बात करें, ICMR JRF, ICAR JRF, गेट एक्सेल या गेट BT, बार्क वाला एग्ज़ाम या फिर PhD के एंट्रेंसेस जो कि लाइफ साइंसेस से रिलेटेड हैं, सारे पेपर्स के अंदर हमारा सिग्नलिंग वाला पोर्शन देखने मिलता है। तो अगर आप लोग भी सिग्नलिंग वाले पोर्शन के मार्क्स को सिक्योर करना चाहते हो तो आप लोग हमारे साथ सिग्नलिंग पढ़ सकते हैं। तो बिना डिले किए स्टार्ट कर लेते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहली बात आती है कि भाई आज के लेक्चर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्टिंग अपने बेसिक्स से करने वाले हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसका बेस बनाना पड़ता है, मतलब उसके बेसिक्स हम लोगों को पता होने चाहिए। तो बेसिक्स के अंदर जो चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई लिगांड क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, या फिर कितने तरीके के रिसेप्टर्स हमारे सेल सिग्नलिंग में हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये लिगांड को आप लोग समझ लो कि ये एक तरीके की चाबी होती है, और वहीं पर अगर मैं जहाँ पर रिसेप्टर की बात करूँ तो आप लोग ताला समझ लिया करो। और हम लोगों को पता है कि किसी स्पेसिफिक तरीके के ताले को खोलने के लिए एक स्पेसिफिक तरीके के स्ट्रक्चर वाली की चाहिए होती है। तो जैसे ही किसी स्पेसिफिक ताले की स्पेसिफिक चाबी उसके साथ आकर के लगेगी, वो ताला खुल जाएगा। यानी कि जैसे ही कोई लिगांड अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो टारगेट सेल के अंदर क्या रिस्पॉन्स होता है, वो रिस्पॉन्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो तीसरी चीज़ जो हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे वो रिस्पॉन्स डिस्कस कर रहे होंगे। और लास्ट में आज के वीडियो के हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि ये जो ताले होते हैं, ये कितने तरीके के ताले होते हैं। कुछ ताले ऐसे होते हैं जो किसी सेल के सरफेस पर लगे हुए होते हैं। मान लो ये हमारी कोई टारगेट सेल है, और इस टारगेट सेल के सरफेस पर जो ताला लगा हुआ होगा, जैसे कोई रिसेप्टर है जो इसके सरफेस पर लगा हुआ है, तो इस तरीके के रिसेप्टर्स या इस तरीके के ताले जो किसी टारगेट सेल या किसी सेल के सरफेस पर लगे हुए होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर्स। तो ये हुए हमारे सेल सरफेस रिसेप्टर्स। और वहीं पर हम लोग दूसरे तरीके के तालों की बात करें, एक बिल्कुल अलग तरीके के ताले होते हैं जिनको हम नाम देते हैं इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स। जैसा कि नाम ही दिखा रहा है, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स, यानी कि ये वाले जो ताले होंगे ये सेल के सरफेस पर ना हो करके ये उस टारगेट सेल के अंदर होंगे। जैसे मान लो ये हमारी कोई दूसरी टारगेट सेल है, और ये जो हमारी टारगेट सेल है इसके अंदर हमारे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स हैं। ये जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स होते हैं, ये इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स मतलब टारगेट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। टारगेट सेल के या तो साइटोसोल में पाए जाते हैं, तो वो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स, वो इंट्रासेल्युलर ताले जो टारगेट सेल के साइटोसोल के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम नाम देते हैं साइटोसोलिक इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। यानी मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आप लोग मोटा मोटा समझने की कोशिश करें, कि ये जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स होते हैं ये फर्दर दो कैटेगरी में कैटेगराइज किए जाते हैं, जिसके अंदर हमारी पहली कैटेगरी आती है साइटोसोलिक इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स की। और वहीं पर अगर हम लोग इसकी दूसरी कैटेगरी को देखने की कोशिश करें, तो अगर
रिसेप्टर यानी कि अगर ताला हमारा साइटोसोल में प्रेजेंट ना हो करके अगर ताला न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तो ये मान लो हमारा न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर अगर ताला प्रेजेंट है तो उस ताले को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। तो अब आप लोगों को 3-4 चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मतलब जो आउटलाइन हमने बनाई है कि आज के वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं। जो ओवरव्यू हमने बनाया है आज के पूरे वीडियो का वो ये है कि सबसे पहले हम लोग लिगांड डिस्कस कर रहे होंगे, और जहाँ पर भी मैं लिगांड बोल दूँ आप लोगों के दिमाग में चाबी आ जानी चाहिए कि भाई मैं की बात कर रही हूँ। अब ये लिगांड होते क्या हैं, या सेल सिग्नलिंग के अंदर किस किस तरीके के लिगांड हम लोग देखेंगे। क्या लिगांड कोई हार्मोन भी हो सकता है, क्या कोई गैस भी लिगांड हो सकती है, या फिर कोई पेप्टाइड की चेन हो वो लिगांड की तरह काम कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लिगांड के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे कि क्या होता है, किस तरीके के लिगांड होते हैं और एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। यानी सेल सिग्नलिंग के अंदर बेसिकली हम कितने तरीके के लिगांड्स को डिस्कस कर रहे होंगे। दूसरी चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो रिसेप्टर्स होने वाली है, और अगेन सेम चीज़, लिगांड हो गए आपके चाबी और रिसेप्टर्स होते हैं ताले। यानी कि वो ताले जो कि लिगांड के मॉलिक्यूल्स से खुलते हैं। तो ये जो ताले होते हैं ये बेसिकली 2 तरीके के ताले होते हैं। इनको बेसिकली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। अगर इनकी पहली कैटेगरी को देखने की कोशिश करें तो वो सेल सरफेस रिसेप्टर्स की कैटेगरी होती है, यानी कि वो ताले जो टारगेट सेल के सरफेस पर लगे हुए होते हैं, यानी कि सेल की सतह पर लगे हुए होते हैं, वो ताले हो गए हमारे सेल सरफेस रिसेप्टर्स। वहीं अगर हम लोग इसकी दूसरी कैटेगरी को देखने की कोशिश करें, यानी दूसरे तरीके के ताले जो सेल सिग्नलिंग के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होंगे। यानी कि इस बार ताला हमारा सेल के सरफेस पर नहीं लगा हुआ है, ताला हमारा या तो सेल के साइटोसोल के अंदर है या फिर सेल के साइटोसोल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस न्यूक्लियस के अंदर ताला लगा हुआ है। तो क्योंकि ये चाबी आती है ताले के ऊपर बाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या समझने की ज़रूरत है कि जो भी लिगांड होगा, चाहे वो लिगांड कोई हार्मोन है, चाहे वो कोई केमिकल है, चाहे वो लिगांड कोई गैस है, जैसे हम लोग एक सिग्नलिंग डिस्कस करेंगे निट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग, NO सिग्नलिंग, थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। धीरे धीरे आप लोगों को सारी की सारी प्रोसेसिंग भी समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से ये सिग्नलिंग काम करती हैं। तो कोई भी लिगांड हो, यानी कि कोई भी चाबी हो एक्सेट्रा, कोई भी चाबी हो, उस चाबी को इस टारगेट सेल के अंदर एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा ताला है इस सेल के अंदर प्रेजेंट है, और वो जो ताला है वो ताला या तो साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर ये लिगांड यानी ये चाबी इस साइटोसोलिक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के लिए आई है, तो ये चाबी यहाँ आकर के बाइंड कर जाएगी। जैसे मैंने ये रेड डॉट से डिनोट किया है लिगांड, और ये जो लिगांड है ये इस साइटोसोलिक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का लिगांड है। तो ये आएगा और आकर के इस रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, और बाइंड करने के बाद क्या होगा ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखो।
दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि लिगांड जो हो वो इस साइटोसोलिक रिसेप्टर के लिए ना आया हो बल्कि न्यूक्लियर रिसेप्टर के लिए आया हो, यानी कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की दूसरी कैटेगरी वाली रिसेप्टर जिनको हम न्यूक्लियर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बोल रहे हैं। यानी कि रिसेप्टर हो सकता है कि रिसेप्टर भाई न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो। तो अब ये लिगांड हमारा क्या करेगा, ये सीधा सीधा जाएगा और न्यूक्लियस के अंदर जो रिसेप्टर होगा, तो ये हमारा मान लो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर के ऊपर जा कर के ये लिगांड बाइंड हो जाएगा। और आगे क्या होगा बाइंड करने के बाद, सस्पेंस है, वीडियो को लास्ट तक देखो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट टर्म हम लोग को बार बार देखने मिलेगा सेल सिग्नलिंग के अंदर, चाहे हम लोग WNT सिग्नलिंग डिस्कस कर रहे हों, चाहे हेजहॉग सिग्नलिंग डिस्कस कर रहे हों, चाहे GPCR वाली सिग्नलिंग डिस्कस कर रहे हो, सारी सिग्नलिंग के अंदर, चाहे NO वाली सिग्नलिंग डिस्कस कर रहे हो यानी निट्रिक ऑक्साइड सिग्नलिंग डिस्कस कर रहे हो, सारी की सारी सिग्नलिंग के अंदर ये रिस्पॉन्स टर्म आप लोगों को देखने मिलेगा। तो ये रिस्पॉन्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमको आज के वीडियो के अंदर पता चलेंगे। तो डिले नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है सिग्नलिंग के अंदर बेसिक्स में जो हमें पता होना चाहिए वो लिगांड है। अब थोड़ा सा तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि भाई लिगांड है क्या। तो लिगांड को जहां भी मैं लिगांड बोलूं आप लोग समझ लो कि ये है चाबी, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो लिगांड होते हैं ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स टारगेट सेल पर लगे हुए रिसेप्टर्स यानी कि अपने तालों के साथ बाइंड करते हैं और बाइंड करने के बाद एक रिस्पॉन्स उस टारगेट सेल में जनरेट करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये लिगांड हैं क्या, कि ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं या फिर लिगांड सिग्नल मॉलिक्यूल जो कि एक स्पेसिफिक तरीके का रिस्पॉन्स जनरेट करेगा किसी भी टारगेट सेल के अंदर। विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स इन टारगेट सेल। तो पहली चीज समझ में आई, जैसा हम लोगों ने देखा भी था कि मान लो भाई ये हमारा कोई टारगेट सेल है। ध्यान से समझना सारी चीज़ें, क्योंकि सिग्नलिंग में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने मिलते हैं। और सिग्नलिंग की एक ख़ास बात ये है कि जहाँ पर आप लोगों ने एक पॉइंट मिस किया वहीं पूरी सिग्नलिंग छूट जाएगी। तो सिग्नलिंग को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर देखो कि मान लो ये कोई टारगेट सेल है और कोई लिगांड आया और इस टारगेट सेल के अंदर यानी इसके साइटोसोल के अंदर हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो ये मान लो ये हमारा रिसेप्टर है। अब क्योंकि ये रिसेप्टर साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है तो ये किस तरीके का रिसेप्टर हुआ, साइटोसोलिक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी अब। तो ये जो रिसेप्टर है ये साइटोसोलिक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है, ठीक है। अब हुआ क्या कि एक लिगांड आया यानी ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया, यानी कि ये चाबी आई और चाबी आ करके इस टारगेट सेल के अंदर एंटर करेगी। अंदर क्यों एंटर कर रही है, क्योंकि टारगेट सेल के सरफेस पर कोई भी रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है जो इस चाबी का हो।
इस चाबी का जो रिसेप्टर है यानी ताला है वो सेल के साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये चाबी क्या करेगी, जा करके अपने ताले को ढूंढेगी और उस ताले से बाइंड कर जाएगी। और जैसे ही ये चाबी उस स्पेसिफिक डेड बोल्ट यानी अपने स्ट्रक्चर से मैच करने वाले ताले के डेड बोल्ट के अंदर एंटर करेगी, वैसे ही वो ताला खुल जाएगा। और ताला खुलने के बाद क्या होगा, आगे की प्रोसेसिंग हम लोग बाद में समझते जाएंगे जब हम लोग रिसेप्टर्स को डिस्कस कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए ये समझो कि ये जो लिगांड होते हैं ये सिग्नल मॉलिक्यूल होते हैं और ये सिग्नल मॉलिक्यूल टारगेट सेल के अंदर स्पेसिफिक तरीके का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे जब ये अपने रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट कर जाएंगे। तो पहली चीज़ हम लोगों को समझ में आई कि लिगांड होते क्या हैं। अब ये लिगांड सिग्नलिंग के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, यानी किस किस तरीके के मॉलिक्यूल्स को हम लिगांड कंसीडर कर सकते हैं। तो सिग्नलिंग के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स लिगांड कहलाते हैं, तो एग्जाम्पल्स हैं हमारे। सबसे पहला एग्जाम्पल है हार्मोन्स हो सकते हैं, या फिर कुछ केमिकल्स होंगे जो कि चाबी की तरह काम कर सकते हैं, लिगांड की तरह काम कर सकते हैं। पेप्टाइड की चेन हुई, यानी कई सारे अमाइनो एसिड की लीनियर पेप्टाइड चेन, वो भी लिगांड की तरह काम कर सकती है। या फिर कोई गैस, जैसे हम लोग NO सिग्नलिंग के अंदर देखेंगे कि NO यानी निट्रिक ऑक्साइड जो गैस होती है, ये गैस हमारी लिगांड की तरह काम करती है और NO वाले पाथवे को फर्दर रेगुलेट करती है। इतनी बात समझ में आई। अब तीसरी बात हमको ये पता होनी चाहिए कि ये जो लिगांड होते हैं ये लिगांड हाइड्रोफोबिक भी हो सकते हैं और हाइड्रोफिलिक भी हो सकते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोफोबिक लिगांड और हाइड्रोफिलिक लिगांड का क्या मतलब है, इधर देखो। तो तीसरी बात ये साइड में लिख लो पहले कि लिगांड जो होते हैं दे कैन बी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो चाबी या फिर जो लिगांड हमारा हाइड्रोफोबिक लिगांड होगा, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिक का मतलब होता है फियर, यानी ये तरीके के लिगांड, इस तरीके की जो चाबी होंगी वो पानी से रिपेल कर रही होंगी, यानी पानी से दूर भाग रही होंगी। और हम लोगों को ये भी बात पता है कि ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक होती है। इतनी बात पता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको समझने की ज़रूरत है यहाँ पर वो ये है कि जो लिगांड हाइड्रोफोबिक होंगे, यानी जो लिगांड हाइड्रोफोबिक लिगांड होंगे, सिर्फ वही लिगांड हमारे साइटोसोलिक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर और न्यूक्लियर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की चाबी वाले लिगांड होंगे। यानी कि टारगेट सेल के अंदर जितने भी ताले हैं, चाहे वो साइटोसोल के अंदर हैं, चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर हैं, उन सारे के सारे तालों की जो चाबी होंगी वो हाइड्रोफोबिक चाबियां होंगी, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोफोबिक लिगांड ही इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हमारी हाइड्रोफोबिक है। पहली चीज समझ में आई। तो ये दूसरे तरीके के लिगांड किस तरीके की सिग्नलिंग में काम आते होंगे,
तो दूसरे तरीके के लिगांड हमारे सेल सरफेस रिसेप्टर वाली कैटेगरी के लिए काम आते हैं। मान लो ये हमारी कोई टारगेट सेल है और इस टारगेट सेल के सरफेस पर एक रिसेप्टर लगा हुआ है। तो इस बार ताला कहाँ लगा हुआ है? सेल के सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो इसीलिए हम इस रिसेप्टर को नाम देंगे सेल सरफेस रिसेप्टर। तो इस तरीके के लिगांड जो हाइड्रोफिलिक कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो इस तरीके के लिगांड जो हाइड्रोफिलिक होंगे वो उन तालों के लिए काम आते होंगे, यानी कि उन रिसेप्टर्स के लिए काम आते होंगे जो सेल के बाहर प्रेजेंट हैं, यानी जो सेल के सरफेस पर प्रेजेंट है। और सेल के सरफेस पर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, उन रिसेप्टर्स के एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में इन लिगांड की बाइंडिंग साइट होती है। तो इनको किसी भी तरीके से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आना ही नहीं है। तो आपको समझ में आ रही हैं दो चीज़ें, और दो चीज़ें क्या हैं कि हाइड्रोफिलिक जो लिगांड होते हैं वो सेल सरफेस रिसेप्टर के लिए काम करते हैं, और वहीं अगर हम लोग हाइड्रोफोबिक लिगांड यानी चाबियों की बात करें तो ये उन सारे रिसेप्टर्स के लिए काम करती हैं जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं। तो हाइड्रोफिलिक लिगांड क्या करेगा, क्योंकि इसकी जो बाइंडिंग साइट होगी वो बाइंडिंग साइट इधर होगी, इसके एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में। तो मान लो ये कोई हाइड्रोफिलिक लिगांड है, अब क्या ये हाइड्रोफिलिक लिगांड इस वाले रिसेप्टर के लिए काम कर सकता है? ये जो साइटोसोलिक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर था, बिल्कुल काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोसोलिक रिसेप्टर के पास जाना होगा इंटरेक्शन करने के लिए, और इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लिगांड और रिसेप्टर की इंटरेक्शन नहीं होगी तब तक टारगेट सेल के अंदर कोई रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो यही होना ज़रूरी है कि लिगांड जो है वो रिसेप्टर के पास पहुंचना चाहिए, उन दोनों का इंटरेक्शन होना चाहिए। बाद की बात बाद में होती है कि भाई एक केस में जो हमारे लिगांड और रिसेप्टर होते हैं वो साथ मिलकर के डीएनए के पास जाते हैं, और जैसे ही डीएनए मतलब वो जाते हैं डीएनए के पास, वो डीएनए से इंटरेक्ट करते हैं, और जैसे ही लिगांड और रिसेप्टर हमारे डीएनए से इंटरेक्ट कर जाते हैं उस टारगेट सेल के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट हो जाता है। तो ये बात की चीज़ें रहीं। फ़िलहाल तो यही है कि ये जो हाइड्रोफिलिक लिगांड होगा, इसकी जो साइट है उस सेल सरफेस रिसेप्टर के एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में है। तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोफिलिक लिगांड आएगा और यहाँ आकर के बाइंड कर जाएगा, और जैसे ही ये बाइंड करेगा इस सेल सरफेस रिसेप्टर के अंदर दो तरीके के मैकेनिज्म चलते हैं। कौन कौन से मैकेनिज्म देख लेते हैं। पहला मैकेनिज्म जो होता है हमारा, वो सेकेंडरी मैसेंजर्स को इन्वॉल्व करता है, यानी उसमें हमारे सेकेंडरी मैसेंजर्स आते हैं। और वो जो सेकेंडरी, यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये हाइड्रोफिलिक लिगांड अपने रिसेप्टर अपने ताले से बाइंड करेगा, वैसे ही इन दोनों के इंटरेक्शन के बाद अंदर इसके इंट्रासेलुलर साइड में कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स होंगे, और वो सेकेंडरी मैसेंजर्स जा करके न्यूक्लियस को यानी न्यूक्लियस है ये, इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए प्रेजेंट है। तो ये सेकेंडरी मैसेंजर्स, एक सेकेंडरी मैसेंजर दूसरे सेकेंडरी मैसेंजर को एक्टिवेट करेगा, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करेगा, तीसरा चौथे को एक्टिवेट करेगा, और इस तरीके से जो सिग्नल होगा वो अल्टीमेटली डीएनए तक पहुंचाया जाता है, यानी न्यूक्लियस तक पहुंचाया जाता है।
या फिर इस सेल सरफेस रिसेप्टर के अंदर एक दूसरा मैकेनिज्म भी काम करता है। अगर वहाँ पर सेकेंडरी मैसेंजर वाला तरीका नहीं काम कर रहा तो वहाँ पर दूसरा तरीका काम करता है जिसको हम फॉस्फोराइलेशन रिले सिस्टम बोलते हैं। और इस फॉस्फोराइलेशन रिले सिस्टम के अंदर क्या होता है वो भी देखो। फॉस्फोराइलेशन जैसा कि नाम ही शो कर रहा है कि जैसे ही ये हाइड्रोफिलिक लिगांड अपने सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, वैसे ही इन दोनों के इंटरेक्शन के बाद सेल के इंट्रासेलुलर साइड में कुछ मॉलिक्यूल्स का फॉस्फोराइलेशन होना शुरू हो जाएगा। इस सेकेंड वाले केस की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी फॉस्फोराइलेशन रिले सिस्टम की। फॉस्फोराइलेशन रिले सिस्टम के अंदर क्या होता है कि कई सारे मॉलिक्यूल्स का, यानी जैसे ही इनका इंटरेक्शन हुआ कोई एक मॉलिक्यूल होगा अंदर जो कि फॉस्फोराइलेशन के बाद ही एक्टिवेट होता होगा, और जैसे ही ये एक्टिवेट होगा ये फर्दर किसी दूसरे मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा, वो मॉलिक्यूल किसी तीसरे मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा, और इस तरीके से जो सिग्नल है वो न्यूक्लियस तक पहुंचाया जाएगा। और जैसे ही न्यूक्लियस तक सिग्नल पहुंच गया, जो टारगेट सेल होती है वो अल्टीमेटली जाग जाती है, और जागने के बाद एक फाइनल रिस्पॉन्स हम लोगों को देखने मिलता है। तो ये पहली चीज़ हमें समझ में आई। क्या थी ये? कि अगर बात सेल सरफेस रिसेप्टर्स की हो रही है तो यहाँ पर दो तरीके के अंदर मैकेनिज्म काम कर रहे होते हैं इंट्रासेलुलर साइड के अंदर। पहला जो सिस्टम होता है जो काम करता है वो सेकेंडरी मैसेंजर्स को इन्वॉल्व करता है, और वहीं अगर हम दूसरे सिस्टम की बात करें तो वो फॉस्फोराइलेशन रिले सिस्टम होता है, यानी कि इस वाले सिस्टम के अंदर कई सारे मॉलिक्यूल्स का फॉस्फोराइलेशन हो रहा होता है, और वो जो फॉस्फोराइलेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिग्नल धीरे धीरे एक से दूसरा फॉस्फोराइलेट होगा, दूसरे से तीसरा फॉस्फोराइलेट होगा, और इस तरीके से जो सिग्नल होगा अल्टीमेटली हमारे न्यूक्लियस तक पहुंचा दिया जाएगा। और जैसे ही वो सिग्नल न्यूक्लियस तक पहुंचा दिया जाएगा, न्यूक्लियस जाग जाएगा, और न्यूक्लियस जागने के बाद तो आप लोगों को पता ही है क्या होगा। ये जो टारगेट सेल है ये भी जाग जाएगी, ये भी एक्टिवेट हो जाएगी, और एक्टिवेट होने के बाद एक रिस्पॉन्स देखने मिलेगा, यानी कि जिस काम के लिए ये इंटरेक्शन कराया गया था वो काम अल्टीमेटली पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस वाले के अंदर क्या होता है? ये कौन से तरीके के रिसेप्टर्स थे? जो रिसेप्टर्स साइटोसोल के अंदर होते हैं इनको हम इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स नाम देते हैं। ठीक है जी। अब हम लोगों ने देखा था कि ये जो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स होंगे ये भी फर्दर दो कैटेगरी में बांटे थे हम लोगों ने। पहली कैटेगरी साइटोसोलिक कैटेगरी होती है और दूसरी न्यूक्लियर कैटेगरी होती है, यानी कि कुछ ऐसे ताले भी होते हैं जो साइटोसोल में पड़े रहते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, ये मैं अपनी साइड से बोल रही हूँ। तो कुछ ऐसे होते हैं जो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी ताले होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मान लो ये हमारा न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए है, और कुछ जो ताले होंगे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के अंदर जिनको हम न्यूक्लियर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स बोलेंगे मोर स्पेसिफिकली, तो ये हमारे इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो इस वाले केस के अंदर क्या होता है? इस वाले केस के अंदर इतना झंझट नहीं होता है, इतना टाइम भी नहीं लगता है कि भाई कब इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होने के बाद कब एक मॉलिक्यूल जागेगा, वो एक मॉलिक्यूल कब दूसरे मॉलिक्यूल को जगाएगा, वो दूसरा कब तीसरे को जगाएगा, और अल्टीमेटली कब न्यूक्लियस जागेगा, क्योंकि इसमें चेन चल रही होती है, यानी कि इसमें कास्केडिंग चल रही होती है। एक मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन, फिर दूसरे का एक्टिवेशन, फिर तीसरे का एक्टिवेशन। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता।
इस वाले केस के अंदर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के अंदर, यहाँ पर सीधा सीधा क्या होता है कि जो लिगांड होगा, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक कैटेगरी वाला लिगांड है, अब ये बात तो समझ में आ रही होगी, हाइड्रोफोबिक लिगांड है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक लिगांड है तभी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इसके साइटोसोल में घुस गया है, वरना ऐसा होता ही नहीं अगर हाइड्रोफिलिक कैटेगरी से बिलोंग करता। तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोफोबिक लिगांड है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और जा करके अपने रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, और जैसे ही ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा वैसे ही ये दोनों साथ में जल्दी से जाएंगे और जा करके डीएनए से इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे, और डीएनए से इंटरेक्ट करने के बाद ही ये जो हमारा टारगेट सेल है, ये टारगेट सेल फर्दर रिस्पॉन्स को जनरेट कर देगा। तो ये रेड कलर से रिसेप्टर था, आप लोग वैसे ही बनाना, कलर को अलग मत कर देना। और हाँ, इम्यूनोलॉजी हम लोग पूरी ख़त्म कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट मैंने आप लोगों को दे रखी है, आप लोग जा कर के, मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को भी दे दूँगी, तो आप लोग जा कर के इम्यूनोलॉजी में से अगर कुछ देखना चाहते हैं देन यू गाइस कैन जस्ट गो एंड चेक दैट स्पेसिफिक टॉपिक वट एवर यू वांट टू सी। और इम्यूनोलॉजी के जो नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को कल या परसों तक प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए ये देखो कि ये जो हमारा रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर और इस रिसेप्टर के साथ साथ जो लिगांड होगा, लिगांड भी बनाओ, दोनों डीएनए के साथ जाकर के इंटरेक्ट करेंगे, और जब ये दोनों डीएनए के साथ जाकर के इंटरेक्ट करेंगे तो ये टारगेट सेल एक्टिवेट हो जाएगी और फर्दर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देगी। अब वो रिस्पॉन्स, हर सिग्नलिंग के अंदर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है, कुछ सिग्नलिंग का अल्टीमेट रिजल्ट ये होता है कि भाई सेल का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना है, कुछ इंटरेक्शन का काम ये होगा कि भाई सेल का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट कराने के लिए वो इंटरेक्शन हो रहा है, या फिर कुछ इंटरेक्शंस हमारे ऐसे भी होते हैं जो जीन के एक्सप्रेशन को या तो अप रेगुलेट करने के लिए कराए जाते हैं, या फिर जीन के एक्सप्रेशन को किसी स्पेसिफिक सेल के अंदर डाउन रेगुलेट कराने के लिए कराए जाते हैं, ठीक बात। या फिर कुछ रिस्पॉन्स ऐसे भी होते हैं जो कि साइटोस्केलेटन को चेंज कर देते हैं, और क्योंकि साइटोस्केलेटन चेंज हो जाता है किसी भी सेल का, तो मतलब सेल की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, उसके अंदर ऑल्टरेशंस आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी सिग्नलिंग के अंदर किस किस तरीके के रिस्पॉन्स देखने मिलते हैं, कौन सी सिग्नलिंग होती है जो अपोप्टोसिस को कराती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लाइन वाइज देखते जाएंगे और सिक्वेंशियली देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जीपीसीआर। फ़िलहाल के लिए तो यही देखो अभी, क्योंकि बेसिक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, एक मजबूत नींव का रखा जाना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट। तो आगे की बात तभी करेंगे जब हम लोग कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेंगे, जैसे आज हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, और इससे अगले वाले वीडियो के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग 4 मेजर तरीके की सिग्नलिंग होती हैं, जैसे कौन कौन सी, नाम भी सुने होंगे, एंडोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग, और कौन सी होती है हमारी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, इफ़ आई एम राइट, एब्सोल्युटली आई एम राइट, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। तो ये सारी सिग्नलिंग हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, और किस तरीके से होती हैं, क्या एक ही सेल काम कर रहा होता है, वो कौन सी सिग्नलिंग है जिसमें सिर्फ एक ही सेल काम कर रहा होता है, या फिर वो कौन सी सिग्नलिंग है जिसमें 2 नेबरिंग सेल्स काम कर रहे होते हैं। जैसे आप लोग अपने नेबर्स को सामान पकड़ाते रहते हैं, वैसे ही वो जो 2 सेल्स होती हैं वो आपस में लेन देन करती रहती हैं और वो सिग्नलिंग चलती रहती है। या फिर ऐसी कौन सी सिग्नलिंग है जो एंडोक्राइन सिग्नलिंग होती है, यानी लोग दूर दूर हैं, जिन दोनों लोगों के बीच में इंटरेक्शन होना है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे दिक्कत थोड़ी ज़्यादा होती होगी।
और वहाँ पे हमको रिसेप्टर्स भी हाई एफिनिटी के रिसेप्टर्स चाहिए। क्यों चाहिए ये आपको कल को पता चलेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए अब आगे देखो, तो ये हो गई बात हमारी लिगांड की। इफ़ यू गाइज वांट टू टेक अ स्नैपशॉट ले लीजिए। तो आगे देखो, लिगांड के बाद हैं हमारे रिसेप्टर्स। लिगांड के बाद हैं हमारे रिसेप्टर्स। तो अब ये बात तो पता चल ही गई है कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये ताले होते हैं, ठीक है जी। यानी कि लिगांड, चाबी और रिसेप्टर्स ताले होते हैं। और ये जो ताले होते हैं, ये भी पता चल गया कि इन तालों की कैटेगरी क्या होती है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ें हम लोगों को ऑलरेडी पता चल गई हैं। तो रिसेप्टर्स होते क्या हैं? अब कोई भी रिसेप्टर होगा वो प्रोटीन ही होगा, यानी कि प्रोटीन का मॉलिक्यूल ही होगा। और वो जो प्रोटीन का मॉलिक्यूल होगा वो लिगांड के साथ बाइंड करेगा। और कैसे बाइंड करेगा, कैसा इंटरेक्शन होगा? वो हमेशा नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होता है। और वो क्यों होता है वो अभी समझने में आएगा। फिलहाल के लिए देखो इधर, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, दीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। that bind non-covalently, not covalently, non-covalently with ligand। यानी कि ये जो इंटरेक्शन होता है ताले और चाबी के बीच में, ये इंटरेक्शन थोड़े टाइम के लिए होता है। थोड़ी देर के बाद ये इंटरेक्शन हट जाता है, क्योंकि आप लोग भी अपनी चाबी को अपने लॉक के अंदर फिट करते हो, तो उस लॉक के अंदर उस चाबी को घुसाए ही रखते हो या फिर निकाल देते हो कुछ देर के बाद? ऑब्वियसली निकाल देते हो, राइट। तो वैसा ही यहाँ पर होता है सेल सिग्नलिंग के अंदर, कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं ये दोनों कैटेगरी के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। यानी कि वो ताले भी हो सकते हैं जो सेल के सरफेस पर लगे हुए हों, या फिर वो ताले भी हो सकते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर हो, तो उनको हम बोलेंगे न्यूक्लियर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अब इसी कैटेगरी के अंदर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वाली कैटेगरी के अंदर, अभी हम लोगों ने दूसरी कैटेगरी देखी थी, यानी वो कैटेगरी जो साइटोसोल के अंदर ताले प्रेजेंट हैं, तो वो कैटेगरी थी हमारी साइटोसोलिक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिसेप्टर्स होते हैं दीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स लिगांड के साथ यानी चाबी के साथ, चाबी के साथ नॉन कोवलेंटली बाइंड करते हैं। यानी कि हमेशा ही चाबी जो है ताले के अंदर घुसी ना रहे। थोड़े टाइम के बाद जब टारगेट सेल के अंदर एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट हो जाए, उसके बाद ये इंटरेक्शन अलग हट जाए। उसके बाद ताला अलग और चाबी अलग। तो पहली चीज़ हम लोगों को रिसेप्टर्स के बारे में यही पता होनी चाहिए कि भाई ये जो इंटरेक्शन होगा इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का लिगांड के साथ, वो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होगा। इट विल बी फॉर अ लिमिटेड टाइम। दूसरी चीज़ हमको ऑलरेडी पता है कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं दे कैन बी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स और दूसरी कैटेगरी कौन सी थी भैया? दूसरी कैटेगरी थी हमारी सेल सरफेस रिसेप्टर्स वाली, ठीक है। उसके बाद हमको एक नई कहानी और पता चली थी
कि ये जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं दे आर फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। एंड व्हाट वर दोज टू कैटेगरीज, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उन दो कैटेगरीज के अंदर पहली कैटेगरी थी साइटोसोलिक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वाली, और दूसरी कैटेगरी थी न्यूक्लियर रिसेप्टर वाली, न्यूक्लियर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वाली। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी चीज़ जो हमको पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए कि भाई रिस्पॉन्स क्या होता है। अब ये ताला चाबी आप लोग, यानी सेल के अंदर कोई लिगांड आ रहा है, वो लिगांड आकर के किसी रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, यानी ताला चाबी आ रही है, चाबी आकर के लॉक के अंदर फिट हो रही है। लॉक के अंदर फिट होने के बाद, यानी ये इंटरेक्शन होने के बाद, ये इंटरेक्शन होने का कोई पर्पस तो होगा ना, वैसे ही तो इंटरेक्शन नहीं हो जाती होगी। तो ये जो इंटरेक्शन का पर्पस होता है वो हमको रिस्पॉन्स के अंदर देखने मिलता है कि भाई किस तरीके के ताले और चाबी के जोड़ होने के बाद, यानी मिलने के बाद टारगेट सेल के अंदर किस तरीके का रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, और वो जो रिस्पॉन्स होता है अलग अलग सिग्नलिंग के अंदर अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। क्या क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? तो क्या क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? या तो किसी सेल का मेटाबॉलिज्म, यानी टारगेट सेल जैसे ही एक्टिवेट हुई तो वो जो टारगेट सेल है उस सेल का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना हो, इस वजह से ये रिस्पॉन्स हुआ हो, यानी इस वजह से ये इंटरेक्शन हुआ हो। या फिर किसी जीन का एक्सप्रेशन कराना हो। अब जीन का एक्सप्रेशन कराना हो, या तो जीन का एक्सप्रेशन अप रेगुलेट कराना हो या फिर जीन का एक्सप्रेशन डाउन रेगुलेट कराना हो। या फिर और क्या हो सकता है कि टारगेट सेल का एक्टिवेशन कराना हो, ताकि वो टारगेट सेल एक्टिवेट होने के बाद एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स दे सके। तो एक्टिवेशन ऑफ टारगेट सेल कैन ऑल्सो बी द रीजन। एक्टिवेशन ऑफ टारगेट सेल। और कोई? हाँ, या फिर साइटोस्केलेटन में कोई ऑल्टरेशन लेकर के आना हो, साइटोस्केलेटन चेंजेस, और जैसे ही साइटोस्केलेटन के अंदर चेंजेस आएंगे तो सेल की जो शेप होगी वो भी चेंज हो जाएगी, उसमें भी ऑल्टरेशंस देखने मिलेंगे। तो इतनी चीज़ें आई होप आप लोगों को समझने में आ गई हों। एक बार वो स्टार्टिंग वाली चीज़ जो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि भाई ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये दो तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं, तो एक बार वो और ब्रीफ कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग कल बेसिक्स पार्ट 2 देख रहे होंगे, जिसके अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग देखेंगे कि भाई एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या है, पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या है, हमारी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या है, या फिर जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग क्या है। एग्जाम्पल्स देख रहे होंगे किस तरीके के ताले और चाबी होते हैं, किसके अंदर हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स का होना ज़रूरी है, अड़ोसी पड़ोसी के अंदर, यानी कि जो हमारी पैराक्राइन सिग्नलिंग होगी उस पैराक्राइन सिग्नलिंग के अंदर क्या बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी रिसेप्टर्स होने चाहिए या फिर लो एफिनिटी रिसेप्टर्स से भी काम चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए ये देखो, दो कैटेगरी हम लोगों ने देखी थी। पहली कैटेगरी हम लोग मान लेते हैं कौन सी वाली, कि ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर वाली कैटेगरी है, यानी ये वाली कैटेगरी इधर लिख लेना, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स है ना, राइट? ओके। और ये जो है हमारी कोई टारगेट सेल है, ठीक है जी। वैसे ही एक और टारगेट सेल बनाओ डिफरेंस समझने के लिए। ये है हमारी टारगेट सेल, लेकिन इस वाली टारगेट सेल के अंदर जो रिसेप्टर काम कर रहा होगा वो रिसेप्टर होगा हमारा सेल सरफेस रिसेप्टर।
ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक कर जानी चाहिए कि भाई या तो रिसेप्टर साइटोसोलिक रिसेप्टर होगा या फिर रिसेप्टर हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होगा। तो वो अगर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है तो वो हमारा कहलाएगा क्या, न्यूक्लियर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अगर साइटोसोल के अंदर है देन इट विल बी कॉल्ड व्हाट, साइटोसोलिक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो ये बना लिया हमने न्यूक्लियस, वैसा ही सेम शक्ल का न्यूक्लियस इसके अंदर बना लो। नाराज़ हो जाए कहेंगे, नाराज़ नहीं करना, सिग्नलिंग का पहला दिन है, कुछ भी किसी को भी नाराज़ नहीं करना है, सिग्नलिंग बिगड़ जाएगी, राइट। सो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे डीएनए हैं, ये पड़े हुए हैं, ठीक है। और इस टारगेट सेल के अंदर जो रिसेप्टर काम कर रहा है वो रिसेप्टर है हमारा साइटोसोलिक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, यानी रिसेप्टर मान लो ये, तो ये हैं रिसेप्टर भैया, ये भी पड़े हुए हैं साइटोसोल के अंदर। और यहाँ पे जो रिसेप्टर हैं ये रिसेप्टर सेल के सरफेस के ऊपर लगे हुए हैं, ग्रीन कलर से बनाएंगे, अंदर तो पता चलना चाहिए, अलग रंग लो भाई, ये रहे। अब ये सेल के सरफेस पर प्रेजेंट हैं तो ये रिसेप्टर हमारे कहलाएंगे सेल सरफेस रिसेप्टर। अब एक चीज़ हम लोगों के दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि साइटोसोलिक रिसेप्टर के लिए या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर के लिए जो लिगांड होगा वो लिगांड हमेशा हाइड्रोफोबिक लिगांड होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक लिगांड ही है जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोसोल के अंदर जा सकता है। तो मान लो कि कौन सा वाला रंग रह गया, ओके, विल टेक ब्लैक। तो ये हैं लिगांड, यानी ये चाबी हैं, चाबी उड़ती हुई आ रही हैं। अब ये भी चाबी किसी सेल से आ रही होंगी, ये हम लोग एंडोक्राइन सिग्नलिंग या फिर सिग्नलिंग के टाइप्स डिस्कस करते वक्त देखेंगे कि ये भी उड़ के कहीं से नहीं आ रही है, किसी कोई सेल होगी जो सेल इस लिगांड को रिलीज कर रही होगी, यानी इस चाबी को दे रही होगी, ठीक है। उड़ के नहीं आई है कहीं से भी, कोई सेल है, उस सेल ने इस चाबी को रिलीज किया है और ये जो चाबी है इस सेल के, यानी ये वाली जो टारगेट सेल है इसके अंदर ताला लगा हुआ है, उस ताले पर जाकर के बाइंड करेगी। इतनी बात समझ में आई? तो अब जल्दी से, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, ये चाबी हाइड्रोफोबिक है, तो आसानी से, बहुत आसानी से ये चाबी जा करके इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी एंड इट विल बाइंड टू इट्स रिसेप्टर वेरी इजीली, ये बाइंड करके। अब इस वाले केस में क्या होता है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के केस में क्या होता है कि ये जो हमारे ताला और चाबी का कॉम्बिनेशन है ये दोनों ही भागते हैं न्यूक्लियस की तरफ, और न्यूक्लियस की तरफ भाग करके ये जा करके सीधे इंटरेक्ट करते हैं इस डीएनए के साथ। तो लो इंटरेक्ट कराओ, देर किस बात की है, हो गए इंटरेक्ट। और जैसे ही ये ताले और चाबी जा करके इस डीएनए के साथ इंटरेक्ट करेंगे वैसे ही ये जो टारगेट सेल होगी ये एक रिस्पॉन्स को जनरेट कर देगी। इतनी बात समझ में आई? इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा पहला केस इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स वाला। और ये जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स वाला केस होता है ये रिलेटिवली फास्ट सिस्टम होता है एज कंपेयर टू दिस वन, सेल सरफेस रिसेप्टर। और क्यों होता है वो अभी समझ में आएगा। फिलहाल के लिए एक पॉइंट नीचे नोट डाउन कर लो कि इस वाले केस के अंदर पहली चीज़ तो ये लिखो कि ये फास्ट है दूसरे वाले की कंपैरिजन में, रिलेटिवली फास्ट सिस्टम। और दूसरी चीज़ ये लिखो कि इस केस के अंदर जो रिसेप्टर और हमारे लिगांड होते हैं वो जा करके डीएनए से इंटरेक्ट करते हैं।
तो इन दिस केस ligand receptor complex binds to किससे? डीएनए से। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी चीज़ इधर समझने की कोशिश करो कि सेल सरफेस रिसेप्टर जो है, ये सेल सरफेस रिसेप्टर के एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में ही हाइड्रोफिलिक लिगांड की बाइंडिंग साइट होती है। यानी इस केस में लिगांड कैसा होगा? हाइड्रोफिलिक लिगांड होगा। और इस हाइड्रोफिलिक लिगांड की बाइंडिंग साइट यहाँ पर है। जैसे ही ये इस पर बाइंड किया तो बाइंडिंग साइट बना लेते हैं, ऐसे यहाँ पर आकर के ये बाइंड कर गया। जैसे ही ये यहाँ पर आकर के बाइंड करेगा, वैसे ही इस टारगेट सेल के अंदर दो तरीके के मैकेनिज्म काम करते हैं, जिसमें पहला मैकेनिज्म होता है जिसमें सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं, यानी कि कई सारे सेकेंडरी मैसेंजर्स होते हैं जो फर्दर ऑन एक्टिवेट होते जाते हैं इसके इंट्रासेलुलर साइड में, और जा करके वो डीएनए को यानी न्यूक्लियस को एक्टिवेट कर देते हैं। और जैसे ही न्यूक्लियस एक्टिवेट होगा, ये टारगेट सेल भी एक्टिवेट हो जाएगी और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देगी। एक दूसरा मैकेनिज्म यहाँ पर काम कर रहा होता है फॉस्फोराइलेशन रिले सिस्टम। और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही ये इंटरेक्शन होगा, वैसे ही कोई मॉलिक्यूल होगा जिसका फॉस्फोराइलेशन होगा, और इसका फॉस्फोराइलेशन होने के बाद ये एक्टिव हो जाएगा। ये फर्दर दूसरे मॉलिक्यूल को एक्टिव करेगा, ये मॉलिक्यूल फर्दर तीसरे एक्टिवेट करेगा तीसरे को, और धीरे धीरे करके ये न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेंगे, यानी डीएनए से इंटरेक्ट करेंगे। और जैसे ही डीएनए से ये इंटरेक्ट करेंगे तो टारगेट सेल एक्टिवेट हो जाएगी एंड इट विल start producing a specific type of response। इतनी बात भी पल्ले पड़ गई होगी। अब इसमें कई सारे तरीके के रिसेप्टर्स काम करते हैं, वो हम लोग डिटेल में धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे। तो इसके नीचे ही लिख लो कि इसमें कई सारे तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं जो काम करते हैं सेल सरफेस रिसेप्टर्स के अंदर। दूसरी चीज़ ये लिखो कि इस केस के अंदर ये रिसेप्टर और लिगांड का कॉम्प्लेक्स जाकर के डीएनए के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स को भेजा जाता है न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस को जगाने के लिए, ताकि ये टारगेट सेल भी एक्टिवेट हो जाए। ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज़ आप लोगों को लास्ट में ये और समझानी है मुझे, या फिर आप लोगों को समझने में भी आ रही होगी कि ये वाला सिस्टम थोड़ा फास्ट होता है एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि इस वाले सिस्टम के अंदर जैसे ही ये इंटरेक्शन होता है, ये कॉम्प्लेक्स भागता हुआ डीएनए के साथ इंटरेक्ट करता है और उसके बाद रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा लफड़ा है। कैसे? कि एक मॉलिक्यूल एक्टिवेट होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होते चले जाएंगे, यानी मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट होने में टाइम भी तो लगेगा। लेकिन यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल का एक्टिवेशन ज़रूरी नहीं था, सीधा का सीधा ये जो कॉम्प्लेक्स होगा जाकर के डीएनए के साथ बाइंड कर जाएगा। तो ये वाला जो सिस्टम होता है, दिस इज़ रिलेटिवली फास्ट सिस्टम एज कम्पेयर टू दिस सेल सरफेस रिसेप्टर वाला कंसेप्ट। इतनी बात क्लियर हो गई? तो आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं, और हम लोग कल मिलते हैं। और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो घंटी दिख रही होगी बगल में आप लोगों को, उस घंटी को प्रेस कर लो। एंड यू कैन शेयर दीज वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एज वेल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम्स, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। कौन कौन से एग्ज़ाम्स, वो स्टार्टिंग में मैं बता चुकी हूँ, लाइक नेट हुआ, गेट हुआ, गेट बीटी हुआ, गेट एक्सेल हुआ,
ICAR JRF हुआ या फिर बार्क वाला पेपर हुआ, स्टेट लेवल के यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं PhD के, जिसमें लाइफ साइंसेज में सिग्नलिंग पूछा जाता है। तो यू कैन शेयर दीज वीडियोज़ टू देम एज वेल। अब पूछोगे क्यों करें, क्योंकि क्यों के बिना तो आप लोग कुछ करोगे नहीं, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, राइट। तो शेयर दीज वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एज वेल, और हम लोग कल मिलते हैं बेसिक्स पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग डिस्कस कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय।